हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत लिंग और लैंगिकता के विषय में अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। यह शब्द यद्यपि व्यवहारिक है, फिर भी जब इसे व्यवस्थित ढंग से आप समझने का प्रयास करेंगे, एक सामान्य और सूक्ष्म दृष्टिकोण के दृष्टिकोण से जब आप इसे समझने का प्रयास करेंगे तो इसी शब्द को अच्छे ढंग से समझना और अच्छे ढंग से बोलना और उत्तम ढंग से प्रस्तुत करके अधिक अंक उठाना के लिए थोड़ा अलग से मेहनत करना पड़ेगा। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो में सिर्फ अर्थ बताने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ध्यान से सावधानीपूर्वक शिक्षा में रुचि लेते हुए आप इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे। आइए हम लोग इसका पहले अर्थ देखते हैं। पहले हम लोग अर्थ देखेंगे लिंग। लिंग किसे कहते हैं? लिंग का तात्पर्य सामान्य रूप से जो आप लोग समझते हैं कि स्त्री, पुरुष और नपुंसक लिंग, जिसको हम लोग सामान्यतः छक्का भी कहते हैं, हिजड़ा भी कहते हैं। अगर हम बात करें और सरल शब्दों में तो लिंग का मतलब एक स्त्री, पुरुष, नपुंसक लिंग ये तो होते ही हैं, लेकिन इस लिंग को हम इन जातियों के स्वभाव के अनुसार भी कह सकते हैं। तो आइए इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसका पहले हम व्यवस्थित अर्थ समझते हैं। लिंग किसे कहते हैं? प्रकृति की रचना, यानी स्त्री पुरुष हम लोग नहीं बनाते, प्रकृति बनाती है। यानी प्रकृति की रचना, प्रकृति के द्वारा प्रकृति की रचना का वह पहचान जिसमें स्त्री, पुरुष या नपुंसक की होती हो, उसी को हम क्या कहते हैं? लिंग। यानी प्रकृति की वह रचना जिसकी पहचान में स्त्री, पुरुष या नपुंसक के रूप में होती हो, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? लिंग। अन्य शब्दों में भी इसका अर्थ हम बता सकते हैं। लिंग का तात्पर्य होता है कि ऐसा जाति जो अपने स्वभाव, अपनी क्रिया, अपनी गतिविधि, अपनी प्राकृतिक रचना इत्यादि के आधार पर अपनी पहचान रखती हो, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्त्री का एक अपनी बोली है, उसका भाषा है, एक उसकी अपनी रचना है। ये अलग बात है कि उसकी कितनी रचना पुरुषों से मिलती है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी उस सामान्यता में कुछ उसकी विशिष्टता है, कुछ उसका विशिष्ट व्यवहार है, कुछ विशिष्ट उसका शारीरिक संरचना है, जिसके आधार पर वह स्त्री जाति की हो जाती है। उसी तरह से पुरुष का भी अपना स्वभाव होता है, पुरुष की अपनी बोली होती है, भाषा होता है, उसकी अपनी रुचि होती है। उन सब में भी एक अपना विशेष ढंग का उसका व्यवहार देखा जाता है, जिसे हम पुरुष कहते हैं। उसी तरह से नपुंसक लिंग की बात करें तो उसमें भी अपना एक स्वभाव होता है, उसकी अपनी एक बोली होती है, एक उसकी अपनी रचना होती है, एक उसकी गतिविधि होती है, एक उसका जो है मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक स्वरूप भी भिन्न होता है, जिसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं, जो न पूरी तरह से पुरुष के रूप में होता है, न पूरी तरह से महिला के रूप में होता है, बल्कि उन दोनों का एक मिला जुला स्वरूप एक ही पुरुष के अंदर पाए जाने के कारण से उसे हम लोग नपुंसक लिंग के रूप में जानते हैं, जिसको हम लोग सामान्यतः छक्का या हिजड़ा कहते हैं। आइए इन्हीं सब बातों को बताते हुए मैंने अर्थ समझाने का प्रयास किया है। तो ये जो लिंग है, स्त्री, पुरुष और नपुंसक लिंग, इनकी जो पहचान है बोली के भी आधार पर, जैसे पुरुष की बोली भारी तेज होती है, महिलाओं की बोली पतली मीठी होती है। स्वभाव की अगर हम बात करें तो पुरुष का स्वभाव दूसरे के ऊपर आधिपत्य रखना या वर्चस्व रखना या एक प्रकार से दूसरे के माध्यम से सुख भोगी वाले प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन महिलाओं का स्वरूप क्या होता है? इनका जो स्वभाव होता है, इनकी जो प्राकृतिक रचना होती है, इसमें कठोरता भी, मृदुलता भी होती है, कठोरता भी दूसरे ढंग का होती है। महिलाओं के प्रति ज़्यादा कठोर होती हैं। एक प्रकार से हम इनका देखें, स्वभाव देखें या प्राकृतिक जो है इनके अंदर जो रुचि भरी गई है, प्रकृति के अंतर्गत जो स्वभाव भरा गया है, वह स्त्री, पुरुष और नपुंसक लिंग तीनों में भिन्नता देखें। उसी तरह से रुचि के देखें तो पुरुषों की रुचि दूसरे ढंग का होती है, महिलाओं की रुचि दूसरे के ढंग की होती है। दोनों अगर समान रूप से रुचि रखते हैं तो दोनों के स्वभाव, गतिविधि, क्रियाकलाप में टेकअप करने की यानी चेस करने की प्रवृत्तियों में भिन्नता आपको देखने को मिलेगी। जैसे पुरुष अगर साहस और पराक्रम युद्ध के क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो महिलाओं का भी रुचि या युद्ध क्षेत्र के पराक्रम में उनका पराक्रम दूसरे रूप में या कुछ
बदले हुए ढंग में या आक्रामक रूप में देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर रुचि में भिन्नता देखने को मिलती है। शारीरिक संरचना में तो आप जान ही रहे हैं, जैसे पुरुष को दाढ़ी मूंछ, महिलाओं को नहीं होती है। स्तन ग्रंथियाँ महिलाओं में होती है, अंडाशय महिलाओं में होता है, पुरुषों में उसके जगह दूसरा होता है। कुल मिलाकर शारीरिक रचना में भी भिन्नता देखने को मिलती है। कार्यक्षेत्र की बात करें तो महिलाओं का ज़्यादातर कार्यक्षेत्र ममत्व यानी ममता से भरे माँ के रूप में ज़्यादा देखने को मिलता है। वैसे हर कार्य पुरुष का महिला भी कर सकती है, पुरुष भी महिला का कार्य कर सकता है, लेकिन एक स्वभाव की बात की जा रही है जो सामान्यतः ज़्यादा रूपों में देखने को मिलता है या अधिकतर देखने को मिलता है। तो उसमें कार्यक्षेत्र में महिलाओं का ज़्यादातर कार्यक्षेत्र घरेलू स्तर पर या उनका व्यक्तिगत स्तर पर ज़्यादा देखने को मिलता है। उसी तरह से अगर हम बात करें आकर्षण की, तो महिलाओं में आकर्षण प्राकृतिक रूप से भी ज़्यादा होता है। रंगों की पहचान, रंगों की समझ भी उनके अंदर ज़्यादा होती है। उसके प्रति याददाश्त मेमोरी क्षमता भी अधिक होती है। पुरुषों का आकर्षण के प्रति गुण, स्वभाव, क्रिया, वर्चस्व, धन इत्यादि के प्रति आकर्षण ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर इन लिंग की जो पहचान हुई है, इन लिंगों की पहचान के अंतर्गत या विभिन्न स्वरूपों में भी हम सामान्य रूप से देख सकते हैं। फिर भी बहुत से ऐसी गतिविधियां हैं जो स्त्री पुरुष दोनों में कॉमन होती हैं, लेकिन सामान्यतः औसतन अगर हम देखें तो ये अंतर स्पष्ट रूप से आप देख करके पहचान कर सकते हैं कि लिंग क्या होता है और इसे किसे कहते हैं। तो प्रकृति की वह रचना जिसके अंतर्गत पहचान स्त्री पुरुष या नपुंसक के रूप में होती है, या प्रकृति का वह स्वरूप जिसके अंतर्गत स्त्री पुरुष और नपुंसक के रूप में मानव जाति के अंतर्गत पहचान की जाती हो, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग। मुझे उम्मीद है कि लिंग का अर्थ आप समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं सेक्स के बारे में। सेक्स क्या है? अगर हम बात करें इसी को सभ्य भाषा हिंदी के अंतर्गत इसको लैंगिकता कहते हैं। तो सेक्स क्या होता है इसको हम देखते हैं। प्रकृति के अंतर्गत यानी जो भगवान ने जो कुछ भी सृष्टि बनाया है उसके अंतर्गत विपरीत लिंग के प्रति, यानी स्त्री पुरुष के प्रति या पुरुष स्त्री के प्रति। और नपुंसक लिंग की अगर हम बात करें तो उसको जो अगर है भी तो कोई व्यवहारिक प्रमाण देना अच्छा नहीं लगता, इसलिए सामान्य रूप से अर्थ या व्यवहारिक रूप से अर्थ विपरीत लिंग स्त्री पुरुष के ही रूप में देखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखते हैं इसको। प्रकृति के अंतर्गत विपरीत लिंग के प्रति जैविक उत्पत्ति हेतु या संवेगात्मक सुख के हेतु, दोनों बातें हैं, लेकिन यहाँ हम तक जैविक इसलिए बात कह रहे हैं कि जीव की उत्पत्ति जब जीव से होती है या वनस्पतियों में भी जो उत्पत्ति होती है उसमें संबंधात्मक गतिविधियाँ होती हैं। वो संबंधात्मक गतिविधियाँ किसी कारण से भी हो सकती हैं और उनकी संरचना या शारीरिक संबंधों के कारण से भी हो सकती हैं। तो प्रकृति के अंतर्गत विपरीत लिंग के प्रति जैविक उत्पत्ति हेतु जो संबंधात्मक प्रक्रिया होती है, जो जैविक उत्पत्ति हेतु जो संबंधात्मक गतिविधियां होती हैं, क्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेक्स कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सेक्स। यह जो है विपरीत लिंग के प्रति अक्सर होता है। पौधों में भी इसका स्वभाव दूसरे ढंग से हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों के अंतर्गत हम बात करें तो संबंध को कई रूपों में लोग परिभाषित किए हैं। मन से, वचन से, स्वभाव से, संवेग से, शरीर से, स्पर्श से, कई ढंग से इसको परिभाषित किया गया है। वनस्पतियों का अगर हम बात करें तो वनस्पतियों के अंतर्गत कीड़ों मकोड़ों के माध्यम से यही सब जीव उत्पत्ति हेतु संबंध स्थापित होते हैं। परंतु अगर हम मानव जाति की ही सिर्फ बात करें तो मानव जाति के अंतर्गत इस पेपर के अंतर्गत मानव जाति की ही प्रमुखता को ध्यान में रखते हुए ये अध्ययन किया जाएगा। इसलिए इस जैविक शब्द को मैंने ज़्यादा महत्व दिया है। यानी प्रकृति में विपरीत लिंग के प्रति जैविक यानी जीव की उत्पत्ति हेतु संबंधात्मक जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? सेक्स कहते हैं या फिर लैंगिकता कहते हैं। अब इसको अगर हम पहचान की बात करें या इसके हम स्वभाव की बात करें या इससे हम और सरल ढंग से समझने का बात करें तो ये संवेगात्मक रूप से सेक्स की उत्पत्ति संवेगात्मक रूप से होती है। या पहले संवेगात्मक यानी स्त्री पुरुष के एक दूसरे के प्रति आकर्षण के फल के स्वरूप ही यह सेक्स की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर इन दोनों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण नहीं है
तो फिर ऐसी परिस्थिति में सेक्स की स्थिति नहीं उत्पन्न होती। यानी संवेगात्मक स्वरूप में यह स्थिति क्या होती है, उत्पन्न होती है। एक संवेग है, जो संवेग के होने पर ही यह प्रक्रिया घटित होती है, संवेग न होने पर यह प्रक्रिया नहीं घटित होती है, या ये कहें कि यह प्रक्रिया का व्यवस्थित रूप नहीं होगा, व्यवस्थित रूप नहीं माना जाता है। वैसे अलग बात है कि आप क्या सोचते हैं, उसका क्या अर्थ आप अपने हिसाब से लगाते हो, अलग बात है। दूसरा अगर हम बात करें तो यह जो है सेक्स की जो परिस्थिति है, यह शारीरिक संरचना से ही परिलक्षित होता है, शरीर के हाव भाव से ही परिलक्षित होता है। यह यानी संवेगात्मक स्थिति होने पर शारीरिक भाषा भी अपनी बदलती है, शारीरिक शैली भी अपनी बदलती है, शारीरिक प्रक्रिया भी अपनी बदलती है। तो इसके आधार पर भी हम सेक्स को महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। आगे हम बात करें प्रकृति। सेक्स का एक ऐसा नेचर है, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो वह उसको दूध पीना माँ नहीं सिखाती, उसे प्रकृति ही उसे दूध पीने का गुण दी है। उसी तरह से जीवों के विकास के साथ प्रकृति ही उसके अंदर शारीरिक संबंधों के प्रति उत्तेजित करती है, प्रेरित करती है, आकर्षित करती है, बिना कुछ बताए, बिना कुछ सिखाए। ये भी एक प्रकार का स्वभाव है। ऐसा नहीं है कि आज के ही जीवन में मानव सब कुछ सिखा सका है। जीवों की उत्पत्ति हेतु प्रकृति अपनी रचना के साथ ही प्रत्येक चीज़ समय समय पर उसके विकास, उसका प्रभाव, उसका व्यवहार, उसकी प्रक्रिया को सिखाती भी है। यही कारण है कि जीवों की उत्पत्ति जीव के रूप में निर्विघ्न रूप से होती रही है। आगे अगर हम बात करें व्यक्तिक विभिन्नता, लैंगिकता के प्रति व्यक्तिक विभिन्नता भी देखी जाती है। किसी के प्रति यह प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा तो किसी में बहुत कम, किसी में आयु के साथ बहुत ज़्यादा तो आयु के साथ घटता भी है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो लैंगिकता होती है, जो सेक्स की प्रवृत्ति या व्यवहार या प्रक्रिया होती है, यह व्यक्तिगत होती है। सब में पाई जाती है बात अलग है, लेकिन सब में समान मात्रा में पाई जाती है बात गलत है। सबके अंदर अलग अलग होती है। सामान्यतः ऐसी अगर प्रवृत्तियां जिस व्यक्ति में जितना ही कम हो तो वह व्यक्ति स्वभाव में, व्यवहार में उतना अच्छा होता है, क्योंकि यह प्रवृत्तियां अत्यधिक होने पर शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप से ह्रास बहुत ज़्यादा होता है। उसमें एक प्रकार से उसके व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा कमी देखी जाती है या बहुत भयानक विकृति देखने को मिलती है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो सेक्स की जो प्रवृत्ति या गुण या प्रक्रिया या संवेग है, वह व्यक्तिक रूप से भिन्न होता है। हर व्यक्ति में अपना स्पेशल होता है, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग उसके प्रति सोच, भावना, व्यवहार, क्रियाकलाप होती है। आगे है अवधि परिप्रेक्ष्य। अगर हम सेक्स की बात करें, लैंगिकता की बात करें, तो इसमें जो है यह अवधि समय के साथ, समय के अकॉर्डिंग होता है कि जीव के उत्पत्ति के साथ, यानी प्रौढ़ावस्था तक या युवावस्था तक आते आते बहुत अधिक रूप में देखने को मिलता है। फिर वृद्धावस्था तक आते आते कम, बाल्यावस्था में इसके प्रति कोई विशेष प्रक्रिया, भाव, विचार, व्यवहार नहीं देखा जाता। तो यह अवधि विशेष में ही परिलक्षित होता है, देखने को मिलता है या समझा जा सकता है, या उसके व्यवहार को देख सकते हैं अवधि परिप्रेक्ष्य में। फिर वो समय के साथ घटता बढ़ता अपना रहता है। हालांकि यह प्रौढ़ावस्था या युवावस्था तक पहुँचते प्रौढ़ावस्था तक जाते जाते काफ़ी संवेग नियंत्रित हो जाते हैं, परंतु किशोरावस्था में आधी तूफान की तरफ बढ़ते हैं। युवा अवस्था तक आते आते अपने पूर्ण रूप में होते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे यह प्रवृत्तियाँ घटना शुरू हो जाती हैं। इसलिए अवधि परिप्रेक्ष्य से यह प्रभावित होता है। अगर हम बात करें एक और महत्वपूर्ण बात, सेक्स के संदर्भ में बात करें तो आप जानते ही हैं स्त्री और पुरुषों में कुल जो है गुणसूत्र जो पाए जाते हैं, उनमें जो है पुरुष में यक्स वाई दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं, महिलाओं में सिर्फ यक्स ही गुणसूत्र मिलता है। परंतु जब पुरुष का यक्स, महिला का यक्स गुणसूत्र मिलता है तो लड़की पैदा होती है, और जब पुरुष का वाई और महिला का यक्स से संबंध होता है तो लड़का पैदा होता है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो 23 जोड़े गुणसूत्र जब मिलते हैं, 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र कहो या 23 जोड़ा कहो, 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र मिलते हैं, तब जो है जीव की उत्पत्ति होती है। वो भी जीव की उत्पत्ति सेक्स की प्रक्रिया के अंतर्गत उनके गुणसूत्रों के मिलने के प्रकार पर निर्भर करता है कि कौन लड़की होगी कौन लड़का। पुरुष में यक्स वाई दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं, महिला में यक्स ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब यक्स पुरुष का यक्स, महिला का यक्स मिलेगा तो लड़की पैदा होती है, और पुरुष का वाई और महिला का यक्स मिलेगा तो
लड़का पैदा होता है। तो इस प्रकार से विपरीत गुणसूत्रों के साथ लड़का, समान गुणसूत्रों के साथ लड़की पैदा होती है, जिसमें कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं या फिर 46 गुणसूत्र होते हैं। तो ये सब सेक्स के प्रभाव या सेक्स की प्रक्रिया के अंतर्गत जैविक रचना का के अंतर्गत जीव उत्पत्ति के स्वरूप के बारे में हमने बताया। इसकी सेक्स के प्रति एक आंतरिक प्रक्रिया के फलस्वरूप जीवों की उत्पत्ति के रूप में रचना के संदर्भ में आपको मैंने ये विचार प्रस्तुत किया। तो कुल मिलाकर हमने आपको क्या बताया, लिंग को भी बताया, सेक्स को भी बताया और सेक्स के संदर्भ में विभिन्न गतिविधियों को भी हमने बताया कि जिसके आधार पर हम सेक्स की पहचान या सेक्स की प्रक्रिया के स्वरूप को हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अर्थ के रूप में और पहचान के रूप में इन दोनों बातों को आप समझने में सफल हो गए होंगे। समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।